चलिए कंटिन्यू करते हैं। आवाज आ रही है तो एक बार रेज योर हैंड। तो इस सेकंड वाले केस में क्या था? सेकंड वाले केस में वो हायर से जब लोअर पे आ रहा था तो एनर्जी खर्च कर रहा था, एनर्जी वो एमिट कर रहा था। जब एनर्जी एमिट कर रहा था तो इसको क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। सही बच्चे, क्लियर है? ये आगे चला जाए। हाँ सर। ओके, चलिए इसके बाद देखिए, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। अब देखिए क्या अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आने से पहले एक चीज देखिए, क्या यहां पे हमने देखा, क्या यहां पे हमने देखा कि एनर्जी एमिट हुआ है। एमिटेड एनर्जी जो है, एनर्जी इज एमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटोन। एनर्जी जो है तो फोटोन के फॉर्म में एमिट हुआ है। एंड हम पहले से पढ़े हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू E इक्वल्स टू क्या होता है? hc बाई लैम्डा। एक ये टर्म होता है, दूसरा होता है h इंटू न्यू। तो जो एनर्जी एमिट हुआ है, जो फोटोन एमिट हुआ है, उसका आप चाहिए तो इस वाले फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं। तो इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं कि लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 12400 बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर आपसे वेवलेंथ पूछे तो। ठीक है, ये बहुत आसान होता है बच्चों यूज करना। जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में है, उसको एक्साइट होकर के सेकेंड स्टेट में जाना है। क्वेश्चन एक लिखेंगे, क्वेश्चन एक लिखेंगे। पहले ये दोनों फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, चाहिए तो ये लिख लीजिए। अब क्वेश्चन इज electron is present in ground state of hydrogen atom. Electron is present in ground state of hydrogen atom. Electron is present in ground state of hydrogen atom. To excite this electron in second excited state, to excite this electron in second excited state, wavelength of photon required will be, to excite this electron in second excited state, wavelength of photon required will be, wavelength of photon required will be. ठीक है, तो ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करके अपने को कहां ले जाना है? यहां पे लेके जाना है। तो इसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का एनर्जी कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ का एनर्जी कितना है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, दोनों के बीच का बच्चों जो एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा ई, वो कितना होगा? वो हो जाएगा E2 माइनस E1, यानी -1.51 माइनस 13.6, माइनस ऑफ -13.6, तो कितना होगा? ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। ये एनर्जी डिफरेंस आता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है तो अपने को इस पे एक फोटोन गिराना होगा, और उस फोटोन का एनर्जी क्या होना चाहिए? उस फोटोन का एनर्जी ये वाला होना चाहिए।
अब अपने से क्या क्वेश्चन पूछा है, अपने से पूछा है कि कितना वेवलेंथ वाला फोटोन डालें इस पे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहां से यहां चला जाए। तो अपने पास एक तो ये फॉर्मूला है, आप चाहिए तो इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। एच का वैल्यू अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में मालूम है। दूसरा आप चाहिए तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई 12.1 एंगस्ट्रॉन, 12400 डिवाइड बाई 12.1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व कर लीजिएगा तो कोई आंसर भी मिल जाएगा। इसको चलो सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन आप नीट के एग्जाम में कर सकते हैं। मानते हैं ये 12000 है और ये 12 है। ठीक है, तो अप्रोक्स 1000 एंगस्ट्रॉन के आसपास, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा 1000 एंगस्ट्रॉन से थोड़ा सा ज्यादा अपने को क्या करना पड़ेगा, फोटोन वेवलेंथ वाला फोटोन इस पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप चाहे तो एकदम इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आंसर लाइए। ठीक है, ये मैंने रफ में बता दिया। सही बच्चे, हाँ या ना बता देंगे। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम आप लोग यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, बट देयर इज ऑल्सो वन मोर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वेवलेंथ, for finding required wavelength, and that formula is 1 by lambda equals to rz square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, 1 by n1 square minus 1 by n2 square। आप चाहिए तो इस वाले फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता हूं ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि आप 12400 वाला यूज कीजिए, उस पर आपका सारा का सारा काम होगा। ठीक है ना, इसका आप इसको बस आप रट लीजिए कि एग्जाम में अगर टिक करना हो, डायरेक्ट ऑप्शन में फॉर्मूला ही आ जाए तो ये इसको भी टिक कर पाइए। ठीक है ना, याद रखिएगा 1 by r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉन होता है, 1 by r इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉन होता है। और चाहिए ये भी याद रखिए कि r का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होता है। दिस इज वैल्यू ऑफ आर। तो ये आपको याद रखना है, इसको जरूर याद कर लीजिए। सभी बच्चे, सभी बच्चे, हाँ या ना, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए अगला टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये चाहिए आप लोगों को क्या, ये नोट करना है कि आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा बच्चों आप लोगों को ग्रुप में आज, तो डोंट वरी। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखिए क्या क्या आपने को ध्यान रखना है। This is n equals to 1, this is n equals to 2, this is n equals to 3, this is n equals to 4, this is n equals to 5 and this is n equals to मान लेते हैं हमने क्या, इंफिनिटी। तो किसी भी हायर ऑर्बिट से, किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में, किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है तो सीरीज ऑफ वेवलेंथ अपने को जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले भी याद होगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा। किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसमें हो, किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। दिस इज बाल्मर सीरीज। सिमिलरली किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आता है तो इसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। सिमिलरली किसी भी हायर से फोर्थ ऑर्बिट में आएगा तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। एंड किसी भी हायर से फिफ्थ ऑर्बिट में अगर आएगा इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं फंड, पी फंड, पी फंड सीरीज। ये बस नाम आप लोग याद रखिएगा,
from any higher orbit to ground orbit, Lyman series. From any higher orbit to second orbit, Balmer series. From any higher orbit to third orbit, Parsons series. From any higher orbit to fourth orbit, Brackett series. From any higher orbit to fifth orbit, Fund series. ठीक है ना, ये आप लोग को याद रखना है. ओके एवरीवन, हाँ या ना? वेरी गुड. अब एक क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या होता है ना, इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट लाइन. जो जैसे मान लो कि लाइमन का फर्स्ट लाइन पूछे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा फाइंड वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज किसके लिए होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन. और अगर क्वेश्चन पूछे फाइंड वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लास्ट लाइन कौन सा होगा, ये वाला, इनफिनाइट से फर्स्ट, टू से फर्स्ट, फर्स्ट लाइन, इनफिनाइट से फर्स्ट, सेकंड, लास्ट लाइन. दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन, दिस इज फोर्थ लाइन. वैसे ही अगर आपसे पूछे कि फाइंड वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, तो बाल्मर का फर्स्ट कौन सा हो गया, ये वाला, फ्रॉम 3 to 2. लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर कौन सा हो गया, ये वाला, फ्रॉम इनफिनाइट टू 2. फर्स्ट लाइन ऑफ पार्सन हो गया ये वाला, लास्ट लाइन ऑफ पार्सन हो गया ये वाला. ठीक है ना. इसको बच्चों के अल्फा भी बोलते हैं, के अल्फा. ठीक है ना. ये क्या है, के सेल है ना, n इक्वल टू क्या बोलते हैं, के सेल. दिस इज एल सेल, के एल एम एन, ऐसे आप लोग केमिस्ट्री में इसका नेमिंग करते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं. जो फर्स्ट वाला लाइन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं के अल्फा. फर्स्ट के सेल में आ रहा है ना, तो फर्स्ट लाइन को क्या बोलेंगे, के अल्फा. दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, के बीटा. तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, के गामा. ऐसे तीन ही के लिए याद रखिएगा. सेकेंड वाले सेल में ये क्या होगा, दिस विल एल अल्फा, दिस विल बी एल बीटा, दिस विल बी एल गामा. ये थर्ड वाले में ये क्या हो जाएगा, दिस इज एम अल्फा, दिस इज एम बीटा, दिस इज एम गामा. तो ये नए नए टर्म्स हैं, इन टर्म्स से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है. एग्जाम में आपसे अगर इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आई होप आप लोग अब इजीली उसका आंसर दे सकते हैं. याद रखिए, के एल एम एन, के इज फॉर n इक्वल्स टू 1, एल इज फॉर n इक्वल्स टू 2, m इज फॉर n इक्वल्स टू 3, n इज फॉर n इक्वल्स टू 4. अल्फा इज फर्स्ट लाइन, बीटा इज सेकंड लाइन, गामा इज थर्ड लाइन. अल्फा इज फर्स्ट लाइन, बीटा इज सेकंड लाइन, गामा इज थर्ड लाइन. अगर आपसे पूछे कि फाइंड के अल्फा फॉर हाइड्रोजन एटम, के अल्फा फॉर हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, तो के अल्फा फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू, क्या था लैम्डा का फॉर्मूला, 1 by लैम्डा इक्वल्स टू r z स्क्वायर, r into z स्क्वायर, r into z स्क्वायर, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर. यही था रिलेशन. चलिए इस वाले रिलेशन से वर्क कर लेते हैं. तो 1 by लैम्डा विल बी इक्वल टू हाउ मच, r into z का वैल्यू फॉर हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर, 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 2 का स्क्वायर. तुम हो जाओगे 1 by लैम्डा इक्वल्स टू r into 1 minus 1 by 4. 1 minus 1 by 4 कितना हो जाएगा, 1 by लैम्डा इक्वल्स टू r into 1 minus 1 by 4 will be equal to 3 by 4. तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, यहां से अपने को मिल जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 4, लैम्डा इक्वल्स टू 4 by 3r. एंड बच्चों मैं आपको 1 by r का वैल्यू बताया था. 1 by r का वैल्यू क्या बताया था, 912 एंगस्ट्रॉन. 1 by r कितना था, 912. तो 912 into 4 by 3 इतना एंगस्ट्रॉन हो जाएगा. सही बच्चे, हाँ या ना. ओके वैसे ही आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज यही है, तो यही वाला सेम सॉल्यूशन इसका हो जाता. अगर आपसे पूछता कि फाइंड वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज making transition from second orbit to first orbit, find wavelength of photon emitted when electron is making transition from second orbit to first orbit, तब भी आपका यही सॉल्यूशन होता. आपसे पूछता फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग एक्साइटेशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तब भी आपका आंसर यही होता. सही बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ या ना बता दीजिए. चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मिनिमम वेवलेंथ
Calculate minimum wavelength corresponding to Balmer series. Calculate minimum wavelength corresponding to Balmer series. Calculate minimum wavelength corresponding to Balmer series. हाइड्रोजन एटम। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है एलिमेंट का नाम तो आपको उसको हाइड्रोजन ही मान के वर्क करना है, अगर दिया है तो अच्छी बात है। अपने को बच्चों चाहिए मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करता हूं। ये n इक्वल्स टू 1 हो गया, ये n इक्वल्स टू 2 हो गया, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 एंड ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे तो ये मान लो n इक्वल्स टू हो गया कितना, इन्फिनिटी। तो किसी भी हायर से जब फर्स्ट में हम आ रहे थे तो इसको बोल रहे थे लाइमन। तुम क्या थे? तो तुम थे लाइमन, तुम थे लाइमन। एंड किसी ही हायर से अगर हम सेकेंड पे बच्चों आ रहे थे तो ये क्या था? ये था बाल्मर। अब बच्चों अपने से क्या पूछ रहा है? बाल्मर सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ। तो देखो हम दो को कंसिडर कर रहे हैं। इसका एनर्जी कितना है? इसका एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी कितना है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनफाइनाइट का एनर्जी कितना है? 0। तो अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेगा तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा? डेल्टा ई हो जाएगा 3.4 -1.51। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी के आसपास ही आएगा। जबकि इनफाइनाइट से यहां पे ट्रांजिशन होगा तो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए डेल्टा ई कितना हो जाएगा? इस वाले के लिए बच्चों डेल्टा ई हो जाएगा -3.4 यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है? इसका एनर्जी तो 0 है और इसका एनर्जी 3.4 है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? सही बच्चे, हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखिए क्या, अब अपने से क्या पूछा है? मिनिमम वेवलेंथ पूछा है। तो अपने को मालूम है E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। फॉर लैम्डा टू बी मिनिमम, फॉर लैम्डा टू बी मिनिमम E शुड बी मैक्सिमम, E शुड बी मैक्सिमम। तो हम कौन सा सेलेक्ट करें? दिस इज वन ऑफ द एनर्जी एंड दिस इज अदर एनर्जी। तो इसमें से, इन दोनों में से मैक्सिमम एनर्जी कौन सा है? तो मैक्सिमम एनर्जी ये वाला है। तो अपने से मिनिमम वेवलेंथ पूछा है, मतलब हम क्या करेंगे? इस वाले लास्ट वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो लैम्डा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा मिनिमम फॉर बाल्मर, फॉर बाल्मर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट यूज कर लो, 12400 बाई ये कितना है? 3.4। 12400 डिवाइड बाई 3.4 इतना एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। अब चाहिए तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब इसको जब आप वर्क कीजिएगा तो इसमें कैसे करेंगे? 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू 1 हो गया, इतना का स्क्वायर। 1 बाई बाल्मर की बात हो रहा है ना, तो बाल्मर का फर्स्ट ऑर्बिट क्या था? 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई लास्ट ऑर्बिट क्या था? इन्फिनाइट, इसका स्क्वायर। आप इसको भी सोल्व करके आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वाले में क्या लगेगा? इस वाले में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, जबकि अगर आप इस वाले रिलेशन से जा रहे हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। एंड बच्चों नीट के एग्जाम में, इन केस ऑफ नीट, इन केस ऑफ नीट आप जितना ही ज्यादा टाइम बचाएंगे उतना ही ज्यादा बाकियों से आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना? तो ध्यान रखिए, अपने को क्वेश्चन तो सोल्व करना ही है और उस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सोल्व करना है, और इसके लिए जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हर दिन 200-300 एमसीक्यू करने की आदत डालो, पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 100 तो करो, और सब्जेक्ट एटलीस्ट 100 भी करेंगे तो 300 का आदत लग जाएगा। हालांकि उससे ज्यादा होना चाहिए। सही बच्चे यहाँ तक बताएंगे हाँ या ना? ये क्लियर है क्या? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बच्चा लोग, यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक लिख लीजिए, दैट इज बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी, डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन। एक मिनट वेट कर लीजिएगा, ये जो टॉपिक है इसका नाम है, एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है? डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ de Broglie's explanation of Bohr's second postulate।
अब देखो इसका डेरिवेशन आपसे रटने एग्जाम में पूछने के लिए जा नहीं रहा है, नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिए कि डी ब्रोगली ने क्या किया था, डी ब्रोगली ने जो सेकंड पोस्टुलेट था बोर का क्या था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH by 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू NH by 2 पाई, यानी MVR इक्वल टू NH by 2 पाई। इसको क्या किया था, इसको उन्होंने सही प्रूफ किया था, ठीक है। ये अपने को इसका पूरा एक्स जो इसका डेरिवेशन है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेरिवेशन यहाँ पे अपने को तो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको किसने सही प्रूफ किया था, तो इसको डी ब्रोगली ने सही प्रूफ किया था। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट के लिए 2 pi r should be equal to n lambda, 2 pi r should be equal to n lambda। यानी इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस ढंग से रिवॉल्व करता है जैसे वह एक स्टेशनरी वेव बना रहा हो। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट like it is making some stationary wave in it। अब स्टेशनरी वेव थोड़ा सा आपको मैं जब वेव पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। स्टेशनरी वेव में क्या होता है, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ पे भी नोड बनेगा और कंफर्म यहाँ पे भी नोड बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ या तो ऐसा पॉसिबल है, मतलब थोड़ा सा ही गलत बन गया, तो सिर्फ और सिर्फ या तो ऐसा पॉसिबल है या फिर ये वाला पॉसिबल है, ऐसे ऐसे पॉसिबल है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी बच्चों जो रिवॉल्व करता है ना, वो इस ढंग से रिवॉल्व करता है कि जितना भी वो वेवलेंथ बनाए वो कंप्लीट वेवलेंथ बनाए। इसमें देखिए यहां से यहाँ के बीच में 1 लैम्डा बना, यहां से यहाँ के बीच में 2 लैम्डा बना, यहां से यहाँ के बीच में 3 लैम्डा बना, तो ये पॉसिबल है। हालांकि डायग्राम बहुत गंदा बना है, आपको एनसीईआरटी में बहुत क्लियर इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, चाहिए तो उसको पूरे पैराग्राफ को आप लोग स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और मान लीजिए कि ऐसा एक वेव बना रहा है जिसमें इस ढंग से ऐसे घूम रहे होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ से यहाँ एक वेवलेंथ कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ दूसरा वेवलेंथ कंप्लीट हुआ, यहाँ तीसरा वेवलेंथ कंप्लीट हुआ, बट दिस इज नॉट कंप्लीट। यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं आ रहा, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सही बच्चे, हाँ या ना बता देंगे, ये क्लियर है? अच्छा बच्चों, ओके बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये चैप्टर क्या हुआ, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों आपका ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस पे करना है खूब सारा न्यूमेरिकल सोल्व, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई होप सबका हो गया होगा। एवरीवन रेज योर हैंड जिनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। वेरी गुड, ओके गुड। तो मैं बच्चों इसीलिए आप लोग को और असाइनमेंट नहीं भेज रहा हूँ कि जिनका भी कंप्लीट नहीं है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, ठीक है। आज मैं भेजूंगा आप लोग को 2 चैप्टर का असाइनमेंट, जिसमें पहले आप लोग किसका करेंगे, पहले मैटर वेव का कंप्लीट कर लेंगे, मैटर वेव का कंप्लीट कर लेंगे। मैटर वेव का असाइनमेंट हम लोग कल के लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल के लेक्चर के बाद हम लोग मैटर वेव का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, और फिर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी असाइनमेंट भेजूंगा, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जी जान लगा करके अपने पास जो भी टाइम है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट होगा। बिलीव रखिए खुद के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।